प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं कृष्णकांत त्रिपाठी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। कक्षा 12 गणित में आज से शुरू कर रहे हैं हम पहला जो पार्ट है गणित का, उसकी शुरुआत कर रहे हैं। अगर आप पहले सेकंड पेपर पढ़ना चाहते हैं, मतलब दूसरी किताब पढ़ना चाहते हैं, तो इसकी प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे बनी हुई है। उस पे जाके आप दूसरी किताब पढ़ सकते हैं। इसमें पहला पार्ट है हमारा संबंध एवं फलन। संबंध एवं फलन को हम कक्षा 11 में भी पढ़ चुके हैं। कक्षा 11 में हमने पढ़ा था कि संबंध क्या होता है। यदि ए और बी दो समुच्चय हों तब ए से बी में एक संबंध आर ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होता है। अब ए क्रॉस बी कक्षा 11 में हम लोगों ने निकालना सीखा था। ए क्रॉस बी क्या होता है? संबंध आर हमेशा ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होता है। उपसमुच्चय मतलब या तो संबंध आर उसके बराबर हो सकता है ए क्रॉस बी में जो अवयव है, या उससे कम हो सकता है। यदि ए बी जो है कोई अवयव है आर का, आर में है, तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए आर बी। पढ़ते कैसे हैं? ए संबंध आर द्वारा बी से संबंधित है। और यदि ए कामा बी डज नॉट बिलोंग टू आर, मतलब ए लिखते हैं इस तरह से भी हैं, ए आर को काट देंगे बी, ए संबंध आर द्वारा बी से संबंधित नहीं है। आप देखते हैं जैसे दो समुच्चय दिए हुए रहते थे हम लोगों को ए और बी, तो पूछ दिया जाता था ए क्रॉस बी ज्ञात कीजिए। कक्षा 11 में पढ़ा है, कुछ याद आ रहा है आपको कि नहीं? तो ए क्रॉस बी कैसे निकालते थे? जो पहले समुच्चय लिखा जाता था उसके अवयव पहले लिखते थे, ए कामा ए और ए कामा बी, फिर ए कामा सी, फिर दूसरा अवयव 2 कामा ए, 2 कामा बी और 2 कामा सी। अगर फिर तीसरा अवयव 3 कामा ए, 3 कामा बी और 3 कामा सी। ये होता था ए क्रॉस बी। अब हमने एक आर संबंध लिखा है इसी में, ए कामा बी 2 कामा सी, 1 कामा ए, 3 कामा ए। तो ये देखेंगे आप कि 1 कामा बी, 2 कामा सी, 1 कामा ए, 3 कामा ए, सारे आर के सारे अवयव क्या हुआ? आर के सारे अवयव ए क्रॉस बी में मिल रहे हैं। और उपसमुच्चय की परिभाषा ही यही होती है कि यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में है तो हम ए को बी का उपसमुच्चय कहते हैं। तो आर क्या होता है? ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होता है। गणितीय भाषा में हम लोग संबंध को ऐसे परिभाषित करते हैं। रियल लाइफ में तो हम लोग संबंधों से परिचित ही हैं। कभी कभी ये कक्षा 12 में हम लोगों से बोर्ड परीक्षा में पूछ सकता है, यदि समुच्चय ए में m अवयव तथा समुच्चय बी में n अवयव हों तो ए से बी में संबंधों की कुल संख्या कितनी होगी? तो जितने उप समुच्चय होते हैं ए क्रॉस बी के, ए क्रॉस बी में कितने अवयव हो जाएंगे? m n से मल्टीप्लाई हो जाएगा m क्रॉस n से। और उप समुच्चयों की संख्या जितने अवयव हों 2 की पावर n। लेकिन आर में कितने अवयव होंगे? देखो 3 इसमें थे, 3 इसमें थे, तो ए क्रॉस बी में कितने अवयव आए? 9 अवयव आए। 3 गुणे 3, तो संबंधों की कुल संख्या कितनी हो सकती है? उतनी हो सकती है 2 की पावर mn। अब हमारा शुरू होता है कक्षा 12 का सिलेबस, संबंधों के प्रकार। संबंधों के प्रकार में सबसे पहले हम लोग जानते हैं रिक्त संबंध, जिसको वॉइड रिलेशन भी बोलते हैं। रिक्त जैसे समुच्चय वैसे रिक्त संबंध। रिक्त से ही पता चल जाता है कि खाली। तो समुच्चय ए पर, अब ये समझना है कि समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर ए से ए में ही परिभाषित होना चाहिए। एक संबंध आर एक रिक्त संबंध कहलाता है यदि ए का कोई भी अवयव ए के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। ऐसा संबंध हम बता दें कि समुच्चय ए का कोई भी अवयव ए से संबंधित ना हो। देखो उसका उदाहरण नीचे लिखा हुआ है। अगर मान लेते हैं किसी समुच्चय में 1 2 3 4 अवयव हैं और ए से ए में एक संबंध आर है जो इस प्रकार है कि ए कामा बी सच दैट ए माइनस बी बराबर 10। तो ए
1 2 3 4 और ए से ए में ही संबंध है, तो दूसरे वाले अब समुच्चय में भी 1 2 3 4 होंगे। तो ऐसा कोई अवयव बताओ 1 2 3 4 में से जिनका अंतर 10 के बराबर हो। है कोई अवयव? कोई अवयव नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फाई है उसका मान। तो रिक्त समुच्चय फाई जो है वो एक राशि का उचित उपसमुच्चय होता है। तो ऐसा संबंध ए आर की समुच्चय ए से ए में कोई भी अवयव ना संबंधित हो आर से, वो हो जाता है रिक्त संबंध। सार्वत्रिक संबंध, समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर सार्वत्रिक कहलाता है। सार्वत्रिक माने यूनिवर्सल रिलेशन। यदि ए का प्रत्येक अवयव ए के सभी अवयवों से संबंधित हो, मतलब आर ऐसा हो कि ए क्रॉस ए के बराबर आ जाए। ए क्रॉस ए निकालें, जैसे 1 2 3 4 था, तो 1 1 1 2 1 3 1 4, फिर 2 1 2 1, ऐसे सब पूरा आर के बराबर जो ए क्रॉस बी हो, ए क्रॉस ए हो, वही ए आर में लिखा हुआ हो, तब हम ऐसे संबंध को सार्वत्रिक संबंध बोलते हैं। अब परीक्षा, बोर्ड परीक्षा के हिसाब से हम लोग तैयारी करके चलेंगे। तो बोर्ड परीक्षा में कभी ये पूछा जा सकता है कि ये बताइए संबंधों में सबसे छोटा संबंध कौन सा होता है। सबसे छोटा संबंध हो गया रिक्त संबंध। कभी पूछ देगा कि संबंधों में सबसे बड़ा संबंध कौन सा होता है, तो सबसे बड़ा संबंध कौन हो गया? सार्वत्रिक संबंध, क्योंकि इसमें सारे अवयव होंगे। तो ये याद रखिएगा, रिक्त संबंध तथा सार्वत्रिक संबंध को कभी कभी तुच्छ यानी कि ट्राइवियल संबंध भी कहते हैं। ये भी इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, ट्राइवियल लिखा होता है, तो उसका मतलब क्या है? रिक्त संबंध तथा सार्वत्रिक संबंध को कभी कभी कह दिया जाता है, तो उससे इसका आशय होगा। अगला संबंध हमारा है स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध अंग्रेजी में उसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध स्वतुल्य कहलाता है यदि ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित हो। ये तो इसकी परिभाषा हुई जो हमको कहनी है। शॉर्ट में अगर कहना चाहें कि यदि ए कामा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, मतलब क्या मतलब क्या है, इसका उदाहरण द्वारा समझ लेते हैं इसको। इन्हीं बातों को स्वतुल्य, सममित और संक्रामक, तीन बातों को बहुत ढंग से समझना है। और ये चैप्टर आपको टिपिकल लगेगा, मैं ऐसे बता रहा हूँ, आप सोचेंगे ये क्या बता रहे हैं, ये थ्योरेटिकल है। ये अगर आपको थ्योरी ये पूरी समझ में आ गई तो इसके मास्टर बन जाएंगे आप। उदाहरण देखते हैं। मान लेते हैं एक समुच्चय दिया हमको ए 1 2 3, एक समुच्चय है और ए से ए में एक संबंध आर इस प्रकार दिया है कि 1 कामा 1 2 कामा 2 3 कामा 3 1 कामा 3 2 कामा 1, इस तरह से एक संबंध आर दिया हुआ है। तो उसमें क्या लिखा था? ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित हो। तो ए में कितने अवयव हैं? 3, 1 2 3, एक एक से संबंधित हो। एक रखें तो उस संबंध में तो एक ही प्राप्त हो जाए, 2 रखा तो 2 ही प्राप्त हो गया, 3 को रखा तो 3 ही प्राप्त हो गया। तो यानी कि इसके सारे अवयव स्वयं से संबंधित हैं। तो हम आर को बोलेंगे आर स्वतुल्य है। आर क्या लिखेंगे? स्वतुल्य है। अब अगर हम ए से ए में एक संबंध इस प्रकार लिख देते, 1 कामा 1 3 कामा 3 3 कामा 1 1 कामा 2, ये लिखा हुआ है। तो हम आपसे पूछें कि ये स्वतुल्य है, तो आप सीधे कहेंगे कि 1 कामा 1 तो है, 3 कामा 3 है, लेकिन 2 कामा 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए ये स्वतुल्य नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि स्वयं का अवयव प्रत्येक, ए का प्रत्येक अवयव, ये लिखा फॉर ऑल, फॉर ऑल मतलब ए का प्रत्येक अवयव, सभी अवयव एक दूसरे से स्वयं से संबंधित होने चाहिए, सो स्वतुल्य नहीं है।
इस तरह से ये समझ में आया होगा आपके। तो आर क्या होगा, जैसे अभी हमने आपको बताया था सार्वत्रिक यूनिवर्सल सार्वत्रिक संबंध। सार्वत्रिक संबंध क्या होगा, हमेशा स्वतुल्य होगा, क्योंकि वो एक क्रॉस ए के बराबर होता है। तो ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि सार्वत्रिक संबंध होता है, हमेशा क्या होता है, स्वतुल्य होता है किसी अरिक्त समुच्चय ए के लिए। किसी रिक्त नहीं होना चाहिए, किसी अरिक्त समुच्चय ए के लिए। तो सार्वत्रिक संबंध हमेशा स्वतुल्य होगा किसी अरिक्त समुच्चय ए के लिए। और ये तो ऐसे दे दिया उदाहरण। एक और उदाहरण समझ लेते हैं। मान लेते हैं कोई संबंध आर ऐसे है, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। यहाँ आर का मतलब है रियल नंबर। इम्प्लाइज एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू वाई। ये संबंध क्या है, आर से एन में एक संबंध है। आर से एन में कोई संबंध है आर, जिसमें लिखा हुआ है एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स ग्रेटर देन वाई। इसकी केवल सुतुल्यता की जांच करो। तो हम ये देखेंगे कि अगर हम लिखेंगे एक्स कामा एक्स, मतलब स्वयं का अवयव स्वयं से रिलेटेड होना चाहिए। बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज मतलब क्या होगा कि एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एक्स। तो एक्स एक्स के बराबर तो है ही, सत्य बात है कि नहीं, सत्य है। अतः क्या हो जाएगा, आर स्वतुल्य है। तो इस प्रकार से अगर ऐसी भाषा में लिखा है तब भी हम उसको कैसे परिभाषित कर लेंगे, मतलब स्वयं का अवयव स्वयं से दिखा देना है कोई। अब इसमें आप कहेंगे एक अवयव तो बिलोंग टू आर है, मतलब एक्स का मतलब हमने सारे रियल नंबर ले लिए, कोई भी रियल नंबर रखेंगे तो वह स्वयं के बराबर तो होगा ही। तो इस वीडियो में आप केवल सुतुल्य को समझिए, अगले वीडियो में हम लोग सममित और संक्रामक को समझेंगे। धन्यवाद।